दोस्तों नमस्कार। क्या एक बार फिर से बिहार में खेला होने जा रहा है? क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मारने वाले हैं? आजकल बिहार की राजनीति के बारे में चर्चा जोरों पर है। अचानक तेजस्वी यादव ने अपने विधायकों को पटना में रुकने के लिए कह दिया है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के विधायकों को दिल्ली बुलाया गया है और इधर नीतीश कुमार यात्रा पर निकले हुए हैं। 28 को उनकी यात्रा का समापन होगा। एक और खबर इसी बीच में निकल करके आई कि बहुत जल्दी माने जनवरी के पहले सप्ताह में अमित शाह भी पटना पहुंचेंगे और संभवतः नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे। ये सब क्यों हो रहा है और क्या है इसके पीछे? क्या बिहार में कुछ पक तो नहीं रहा है? वास्तव में नीतीश कुमार कुछ मूड बना रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने पिछले दिनों 2-3 बार इस बात को दोहराया कि वो अब कहीं नहीं जाने वाले हैं, वो अब यहीं रहेंगे। और नीतीश कुमार को ठीक से जानने वाले लोगों का मानना है कि जब नीतीश कुमार बार बार ये कहें तो समझ लो कुछ नीतीश के अंदर चल रहा है। नीतीश की राजनीति को आसानी से समझा नहीं जा सकता। नीतीश कब क्या सोच रहे हैं और कब क्या कर जाएंगे, संभवतः उनके दाएं हाथ को भी नहीं पता होता है। और यही वजह है कि अभी भी कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार पलटी मारने जा रहे हैं। क्या ये बीजेपी पर दबाव की राजनीति है? और इसलिए मैंने कहा ना कि नीतीश कुमार के बारे में कुछ भी कहना इतना आसान नहीं है। हालांकि बिहार की राजनीति को समझने वाले तमाम पत्रकार ये दावे कर रहे हैं कि खेला होने जा रहा है, लेकिन मैं इस बात को बहुत पुख्ता तौर पर नहीं कह रहा हूं। और इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि नीतीश को इतनी आसानी से समझा नहीं जा सकता और उनकी राजनीति का विश्लेषण इतना आसानी से नहीं किया जा सकता। अब जरा क्रोनोलॉजी को समझते हैं कि क्या आखिर बिहार में खेल चल रहा है, अंदर खाने खेल क्या चल रहा है। नीतीश कुमार के पास दोनों ही रास्ते हैं। एक रास्ता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रह करके अगले चुनाव में जाएं, और दूसरा रास्ता है कि वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके आरजेडी और कांग्रेस के साथ आ जाएं। कौन सा रास्ता वो अपनाएंगे, जाहिर तौर पर जो उनके लिए सबसे मुफीद होगा। लेकिन इधर नीतीश कुमार की नाराजगी भी साफ दिख रही है। एक दबाव भी उनके ऊपर है। एक तरफ तो उत्तर प्रदेश में पहले बुलडोजर चला, फिर मस्जिदों के नीचे से मंदिर निकाले जाने लगे, मुस्लिम एरियाज के भीतर से मंदिरों को साफ किया जाने लगा और ये र्यूमर फैलाया जाने लगा कि ये मंदिरों पर कब्जा मुसलमानों ने किया, जबकि तथ्यात्मक रूप से 100% ये बातें गलत है। ये भी पड़ताल में स्पष्ट हो चुका है। जो रिपोर्ट आ रही है, जमीनी रिपोर्ट आ रही है, वो ये कह रही है कि ये सब प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। ऑब्वियस है कि जो सांप्रदायिक राजनीति और सांप्रदायिक कार्ड इस समय बहुत भयंकर वाला, मुसलमानों को बिल्कुल जमीन में मिट्टी में मिला देने वाला जो नैरेटिव है और जो काम है इस समय, उसने नीतीश कुमार के माथे पर बल डाला जरूर है कि वो इस माहौल में बीजेपी के साथ चुनाव मैदान में कैसे जाएंगे। एक और घटनाक्रम हुआ कि अमित शाह ने महाराष्ट्र को लेकर के जो खेल किया, महाराष्ट्र में उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया, एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम हो गए और उन्हें होम मिनिस्ट्री भी नहीं मिली। ऐसे ही एक
मीडिया के कॉन्क्लेव में अमित शाह से जब पूछा गया कि बिहार में क्या नीतीश कुमार फेस होंगे, तो इस पर उन्होंने ऐसा गोलमोल जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये अभी नहीं कहा जा सकता। ऑब्वियस है कि वो इशारा ये था कि बिहार में महाराष्ट्र के तर्ज पर ही चुनाव लड़ा जाएगा और मुख्यमंत्री किसका होगा ये भी महाराष्ट्र की तर्ज पर तय होगा। यानी अगर भारतीय जनता पार्टी की सीटें ज्यादा होती हैं तो फिर विजय सिन्हा या सम्राट चौधरी की लॉटरी लग सकती है और नीतीश कुमार को डिप्टी सीएम तो नहीं बनाया जा सकता, लेकिन नीतीश कुमार को की छुट्टी की जा सकती है। और नीतीश कुमार की छुट्टी तभी संभव है जब नीतीश कुमार को अंदर से खोखला कर दिया जाए, और वो एक प्रयोग पिछले चुनाव में किया था बीजेपी ने। मोदी ने अपने स्वघोषित हनुमान को चुनाव मैदान में उतार कर चिराग पासवान को लगा करके नीतीश को कमजोर कराया था। बावजूद इसके नीतीश की अपनी जो राजनीति है उसने उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बनाया और पिछले 20 साल से बिहार की राजनीति के सत्ता के शीर्ष पर वो बने हुए हैं। ये करिश्मा हर नेता नहीं कर सकता। जाहिर तौर पर जब अमित शाह ने ये बात कही कि ये यहां जवाब नहीं दिया जा सकता और लोगों ने कयास लगाया कि महाराष्ट्र की तर्ज पर बिहार में भी खेल होगा, नीतीश कुमार की चिंताएं बढ़ गई होंगी। नीतीश कुमार ने जब इंडिया अलायंस के साथ जाने से इनकार कर दिया आखिरी में, तो उनका सिर्फ ध्येय था कि वो बिहार में सीएम बनकर के रहें और इसलिए उन्होंने बीजेपी के साथ जाना चुना था। और ये जो आज की नरेंद्र मोदी की सरकार है, वो सरकार बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, बल्कि 240 पर अटकी हुई है और नीतीश नायडू की बैसाखियों पर चल रही है, एकनाथ शिंदे के 7 सांसदों पर चल रही है, अनुप्रिया पटेल पर चल रही है। ये जो दूसरे उनके सहयोगी दल हैं उनकी बैसाखियों पर वो सरकार में है। इसलिए इतनी सीधे नाराजगी भी नरेंद्र मोदी नहीं ले सकते, वो एक जोखिम हो सकता है। तो नीतीश कुमार के साथ फिर से पेंग बढ़ाने की कोशिश होगी और इसी के मद्देनजर यह माना जा रहा है कि अमित शाह जब 5 या 6 जनवरी को पटना में होंगे तो वो नीतीश कुमार से बात ही नहीं करेंगे, आश्वस्त करेंगे कि आप ही अगले सीएम होंगे, ये वादा करेंगे। लेकिन ये सब जानते हैं कि अमित शाह के यहां वादा कुछ नहीं होता है, वादे से पलटने को ही चाणक्य नीति कहा जाता है, पार्टी को तोड़ने को ही चाणक्य नीति कहा जाता है, सरकार तोड़ करके गिरा करके अपनी सरकार बनाने को चाणक्य नीति कहा जाता है। माने पूरी थितराई, पूरी चोरी, पूरी बेईमानी, पूरे आक्रमण को चाणक्य नीति कहा जाने लगा है इस भाषा में, हिंदुत्व की राजनीति की भाषा में। नीतीश भी कच्ची गोलियां नहीं खेलते, नीतीश का को फ्यूचर बहुत दिखता है। तो जब अमित शाह मिलेंगे, और अमित शाह ने कहीं गोलमोल बात की, और यह भी आशंका है कि जब 28 तारीख को नीतीश कुमार अपनी यात्रा समाप्त करेंगे और इधर जो पटना में चल रहा है इस वक्त, पटना में क्या चल रहा है, माना जा रहा है कि दूतों का आदान प्रदान हो रहा है, यानी लालू की तरफ से दूत जा रहे हैं और नीतीश को पार्टी की तरफ से भी दूत इधर आ रहे हैं और बातचीत चल रही है। अब ये सिर्फ सूत्रों के हवाले से है, ये अटकलबाजी है, मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूं। और दावा इसलिए नहीं कर रहा हूं कि इस तरह की अटकलबाजियों से, और जब हम दावा करते हैं तो उससे आप लोगों का विश्वास दरकता है, इसलिए जो पुख्ता जानकारी नहीं है मैं कभी नहीं कहता। हां, कई बार ये होता है कि जो जानकारी है वो आगे चल करके बदल जाती है, तो फिर हमको भी शर्मिंदा होना पड़ता है, तो इसलिए मैं कोई दावा नहीं कर रहा। लेकिन जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है मैं उसके आधार पर यह बात कह रहा हूं कि अचानक तेजस्वी यादव जहां गए थे वहां से आधी रात को लौटते हैं
और ये भी कहा जा रहा है, मैं फिर कह रहा हूं कि ये भी अटकलबाजी है, ये कहा जा रहा है कि उन्होंने जेडीयू के कुछ नेताओं से आधी रात को मुलाकात की। अगर ये सारी खबरें सही हैं कि दूतों का आदान प्रदान हो रहा है और तेजस्वी को संकेत मिला, तेजस्वी को खबर भेजी गई, तेजस्वी यादव लौटते हैं अचानक अपनी यात्रा से और फिर आधी रात को कहीं जाते हैं और वो गंतव्य उनका जेडीयू के नेताओं के बंगले हैं, तो फिर बहुत कुछ चल रहा है। ये खबर तो है कि तेजस्वी यादव ने अपने विधायकों को रुकने के लिए बोला है, कहीं नहीं जाएं, ये निर्देश दिया है। ये अंदर से खबर पुख्ता तौर पर निकल करके आ रही है। ये भी खबर निकल करके आ रही है कि नीतीश कुमार कुछ फैसला करने के मूड में है, लेकिन वो फैसला क्या होगा मैं फिर से दोहरा रहा हूं। वो फैसला क्या ये होगा कि हमें 28 तारीख और 6 तारीख के बीच में ही डिसीजन लेना है, मकर संक्रांति के आसपास ही। और वो डिसीजन क्या ये होगा कि अब चल देना है। 2 घटनाक्रम हुई, एक का मैंने जिक्र किया कि जिस तरह से मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं उससे नीतीश कुमार की जमीन कमजोर हो रही है। दूसरा, अमित शाह ने जिस तरह से पार्लियामेंट में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया, और यह भी एक तरह की जमीन नीतीश कुमार की है, और इस वजह से वो दलितों के बीच में कैसे जाएंगे, पिछड़ों के बीच में नीतीश कुमार कैसे जाएंगे। और ये जो अमित शाह का बयान आया, इसके खिलाफ जिस तरह से जमीन पर लोग विरोध कर रहे हैं। कल बीएसपी का देशव्यापी आंदोलन है, अमित शाह से माफी मांगने के लिए पूरे भारत में आंदोलन हो रहा है। समाजवादी पार्टी आंदोलन कर चुकी है, कांग्रेस पार्टी भी 24 तारीख को आंदोलन की बात कह रही है, कल वो भी मैदान में होगी। 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस होता है। डॉक्टर अंबेडकर ने 1927 में मनुस्मृति को जला करके, और ये जो पूरा हिंदू धर्म का पाखंडवाद है, जो असमानता और अन्याय है, जो शोषण का जो पूरा तंत्र है, उसको जलाने की एक तरह से कोशिश की थी। तो 25 तारीख को भी ढेर सारे दलित संगठन है, बहुजन संगठन है, अंबेडकरवादी संगठन है, जो मनुस्मृति दहन दिवस को एक नए ढंग से सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो संविधान बनाम मनुस्मृति की लड़ाई को सामने ला रहे हैं। और ये सब अमित शाह के बयान की वजह से हो रहा है। तो ऐसे में नीतीश कुमार पर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर है कि वो अगर बीजेपी के साथ चुनाव मैदान में जाते हैं, अमित शाह अगर माफी नहीं मांगते हैं, तब तो फिर बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो अटकलबाजियां हैं वो निर्भर करती हैं कल के बाद पर। क्या अमित शाह माफी मांगेंगे और माफी मांग करके ये माना जाएगा कि बीजेपी ने इस मुद्दे से अपना पिंड छुड़ा लिया है, तब नीतीश कुमार रुक सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, नीतीश कुमार की जब बातचीत होगी अमित शाह से, उसमें यह भी तय होगा कि मुसलमानों के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी और इस तरह हर मस्जिद और मजार में मंदिर ढूंढना ये नहीं चलेगा। कम से कम बिहार चुनाव तक तो नहीं बिल्कुल चलेगा। तो ये, और उसके बाद ही वो कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन इस बीच में अगर कुछ ऐसा हुआ 5-6 तारीख और 28 तारीख के बीच में, तेजस्वी यादव चाह रहे हैं कि सत्ता बदल हो, कांग्रेस पार्टी साथ में है, और बिहार चुनाव माने अगला जो बिहार विधानसभा का चुनाव होना है 2025 में, उसमें आरजेडी साथ जाए। और उसकी बड़ी वजह यह है कि तेजस्वी यादव जानते हैं कि नीतीश कुमार के लिए अब ये आखिरी इलेक्शन होगा विधानसभा का भी। नीतीश कुमार किसके लिए अपनी विरासत छोड़ के जाएंगे, नीतीश कुमार का अगला उत्तराधिकारी कौन होगा, और नीतीश कुमार के लिए भी कहीं ना कहीं ये जरूरी है कि वो हिंदुत्व के रास्ते को अब तक रोके रहे। बीजेपी के प्रधानमंत्री उन्होंने नहीं बनने दिया, तो वो जाहिर तौर पर उस सोशलिस्ट पृष्ठभूमि से आते हैं जहां वो रोकने की कोशिश करेंगे
बिहार में कम से कम। हालांकि दिल्ली में ताजपोशी तो उन्होंने ही करवाई है, इसलिए ये कहना कभी कभी भोलापन भी लगता है। अपने आप को दिलासा देने के लिए, अपने आप को एक तरह से भुलावे में रखने के लिए भी आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार बिहार में कम से कम बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। लालू प्रसाद यादव के साथ पुरानी दोस्ती है और हो सकता है कि उसमें यह कमिटमेंट हो कि नीतीश कुमार अपनी विरासत को तेजस्वी यादव को ट्रांसफर करना चाहे, क्योंकि उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं, उनकी पार्टी में कोई ऐसा नहीं। तो ऐसे में वो चुनाव के पहले ही पलटी मार सकते हैं, यानी बीजेपी के साथ ना जाकर के वो आरजेडी और कांग्रेस के साथ अगले चुनाव मैदान में जाएं। और ये जो इस समय अटकलबाजी है, ये जो पूरी परिस्थितियों का मूल्यांकन है, इस मूल्यांकन ने भारतीय जनता पार्टी को जरूर मुश्किल में डाल दिया है। और यही वजह है कि कुवैत से भी नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर नजर बनाए हुए थे। कुवैत जाकर के मुसलमानों के, भारत के मुसलमानों की रिहाइश को मिनी हिंदुस्तान कहना, एक तरह से मुसलमानों के साथ खड़े होकर दिखाना। वो बात अलग है कि मोदी कभी भारत में मुसलमानों के साथ नहीं खड़े होते। ये जो संकेत दिया जा रहा है, वो संकेत कहीं नीतीश कुमार की तरफ इशारा करता है। और अमित शाह की बेचैनी बढ़ रही है, वो नीतीश से मिलने के लिए बेकरार हैं। ये सारे सर्कमस्टेंसेस ये बताते हैं कि बिहार में खेल पलट भी सकता है। मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूं, लेकिन परिस्थितियां ये कह रही हैं कि खेल पलट सकता है। यानी नीतीश कुमार, और इसका एक और परिणाम होगा, अगर नीतीश कुमार इधर आते हैं तो फिर दिल्ली की सत्ता भी, दिल्ली का सिंहासन भी हिलेगा। दिल्ली का सिंहासन तभी हिल सकता है जब नीतीश कुमार थोड़ा और पुख्ता रणनीति बनाए, कांग्रेस उनके करीब जाकर के रणनीति में शामिल हो। क्योंकि मसला फिर यह नहीं होगा, मसला फिर वो भी होगा कि वो सरकार गिरा करके फिर प्रधानमंत्री भी कुर्सी पर पहुंचा जाए। क्या ये नीतीश कुमार के जेहन में इस समय चल रहा है? और अगर ये चल रहा है, नीतीश कुमार ने अगर बना लिया है दिल्ली को अपना निशाना, तो फिर आप मानिए कि बहुत कुछ पटना में होने जा रहा है। इंतजार करना है। और ये अभी सूरत हाल है। मैं कुछ भी डिसाइसिव नहीं कह रहा हूं, कुछ भी निर्णायक नहीं कह रहा हूं। जैसे जैसे परिस्थितियां बनेंगी, बदलेंगी, हम आपसे उनको रूबरू करेंगे, उनसे आप तक ले जाएंगे। शुक्रिया।